हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि बैंक पीओ में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे वो सॉल्व करके दिखाऊंगा और कुछ नॉर्मल रीजनिंग के भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर बाकी लोगों ने मार्क किए हैं वो एक्चुअली में उनका सही आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो 2019 IBPS मेंस में पूछा गया था। चूंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो एग्जैक्टली यही आया हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी मैंने इंटरनेट पे खोजा उसमें यही ऑप्शंस और ऐसे ही पैसेज दिया था। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस पर कुछ अजम्पशंस दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि कौन से अजम्पशंस करेक्ट हैं। क्या 1 करेक्ट है, क्या 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 1 and 2 करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पैसेज। द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू अपग्रेड योर होम is what? Exchange your old furniture and get 25% to 33% off on the new furniture and advertisement of a furniture company। मतलब अगर मैं अपनी भाषा में लिखूं तो एक फर्नीचर कंपनी का एडवर्टीजमेंट क्या कहता है कि सबसे सिंपल और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका अपने घर को अपग्रेड करने का है कि अपने पुराने फर्नीचर को एक्सचेंज करिए और 25 से 33% ऑफ पाइए नए फर्नीचर पे। ठीक है। तो जब भी एजम्पशन टाइप हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने मेरे पहले के वीडियोस में देखा होगा, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, हम पहले पैसेज को अपनी भाषा में समराइज कर लेते थे, जो हमने कर लिया कि एडवर्टीजमेंट क्या कहता है, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे क्या है, एक्सचेंज। ठीक है, एंड गेट 25 to 33% ऑफ ऑन न्यू। ठीक है, तो एजम्पशन टाइप के क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या करते थे, उसको समराइज करते थे और दूसरा फिर अपने से एजम्पशन खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अपने से ही खोज लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वही इसमें दिया होगा ऑफिसर चॉइसेस में। तो चलिए, अगर कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी कहती है कि ये है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वो ये एज्यूम कर रही है कि लोग एक्चुअली में अपग्रेड करना चाह रहे होंगे अपने घर को, है। और दूसरी चीज, वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो वो सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये एडवर्टीजमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ये उसकी एजम्पशन है कि लोग पहली बात तो अपग्रेड करना चाह रहे हैं घर को, दूसरी चीज वो सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे देख रहे हैं। और हाँ, ये दो एजम्पशंस हैं। ठीक है, तो अब चलिए एजम्पशंस पढ़ते हैं कि इसमें कौन से दिया है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। Nowadays there is no demand for furniture products unless some attractive scheme is offered। मतलब आजकल कोई डिमांड नहीं है फर्नीचर प्रोडक्ट्स की जब तक कि उस पर कोई अट्रैक्टिव स्कीम ऑफर ना की जाए। ये तो एजम्पशन नहीं है, मतलब ये हमने जो पढ़ा एडवर्टीजमेंट उसमें ये कहीं नहीं निकल के आ रहा कि अगर जब तक कि अट्रैक्टिव स्कीम नहीं होगा तब तक लोग नहीं खरीदेंगे। हाँ, लोग सिंपलेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव वे देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं है कि इतना परसेंट कोई स्कीम ही है तो ही करेंगे। दूसरी चीज, सम कस्टमर्स ऑलवेज डिजायर टू हैव बेस्ट क्वालिटी एंड डोंट बॉदर फॉर आइदर कॉस्ट और कन्वीनियंस। इसने तो जो कर रहे हैं उनकी बात की, ये कह रहा है कि कुछ ऐसे भी हैं जो ये जिनको कॉस्ट या कन्वीनियंस से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी नहीं है अपना। तो बेसिकली ये दोनों एजम्पशन नहीं है। तीसरा क्या कहता है, some customers want to keep their home up to date with reasonable cost and with fewer hassle। मतलब कुछ कस्टमर्स अपने घर को अप टू डेट रखना चाहते हैं। ठीक बात, ये तो हमने पहले डिस्कस किया था कि ये एजम्पशन है। दूसरी बात कि वो रीजनेबल कॉस्ट और कम से कम हैसल भी करना चाहते हैं, वो भी है। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे हो गया रीजनेबल कॉस्ट और सिंपलेस्ट हो गया कम से कम हैसल। तो ये एग्जैक्टली ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आंसर चॉइसेस। 1 इम्प्लिसिट है ना, 2 इम्प्लिसिट है नहीं,
थर्ड इम्प्लिसिट है, हाँ, 1 सेकेंड नहीं, नॉन ऑफ दिस, तो अपना आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी सिमिलर टाइप का है कि आपको स्टेटमेंट दिया है, एजम्पशंस दी हैं और आपको फाइंड करना है कौन सा आंसर चॉइस करेक्ट है। देखिए, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसे अपनी भाषा में रिफ्रेश करेंगे। तो स्टेटमेंट कहता है, द सिचुएशन ऑफ दिस एरिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी टेंस एंड आउट ऑफ कंट्रोल, पीपल आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर होम्स ओनली। मतलब कि इस एरिया की सिचुएशन अभी भी टेंस है और आउट ऑफ कंट्रोल है। दिस एरिया सिचुएशन टेंस एंड नो कंट्रोल, ठीक है। पीपल रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर होम्स, मतलब सिचुएशन टेंस है, आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए लोगों को अपने घर में रहना चाहिए। तो इसमें हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, मतलब इस पैसेज में क्या एजम्पशन है ऑथर की। देखिए, द सिचुएशन ऑफ दिस एरिया स्टिल कंटिन्यूस, मतलब अगर अभी भी टेंस और आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब पहले भी थी तभी कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। और कोई चीज टेंस और आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा तभी ये टेंस और आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी और अभी भी हो ही आ रही है। तो एक assumption ये है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। मतलब समथिंग बैड हैपेंड, वी डोंट नो व्हाट इट वाज, बट समथिंग बैड हैपेंड जिसकी वजह से टेंस और आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। दूसरा क्या assumption हो सकता है, पीपल आर रिक्वेस्टेड टू बी देयर इन देयर होम्स ओनली, मतलब लोग अपने घरों पे हैं और उनसे निवेदन किया जा रहा है कि अपने घरों पे ही रहिए, ठीक है। इसका मतलब दे आर एट देयर होम ओनली एंड आर रिक्वेस्टेड कि बी इन देयर होम, ठीक है। तो ये दो एजम्पशंस हैं और तो इसमें कोई एजम्पशन आ ही नहीं रही है, आएगी तो देखा जाएगा। चलिए अब आंसर चॉइसेस पढ़ते हैं, assumptions पढ़ते हैं। There had been some serious incident, हाँ सही बात है, हमने ये बोला कि some bad thing must have happened जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, people will not go to the office, लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, इनफैक्ट लोग कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो घर पे हैं और तभी उनसे कहा गया है कि आप घर पे बने रहिए, तो ये भी सही है। Normalcy will be restored shortly, मतलब चीजें वापस से सामान्य हो जाएंगी, ऐसा तो कहीं नहीं पता लग रहा है इस स्टेटमेंट से, तो ये तो assumption गलत है। तो हमारे 1 और 2 सही हैं, जो भी इसमें से हो वो मार्क कर देते हैं। पहला कहता है only 1 is implicit, ना 1 and 2 are implicit, सही, none नहीं, 1 and 3 नहीं, और नहीं, तो हमारा आंसर सही वाला आंसर चॉइस बी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं और आंसर चॉइसेस दिए हुए हैं। तो अगर आप आंसर चॉइसेस को देखेंगे तो इसमें लिखा है ओनली दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस एंड दिस आर स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे हमारे आर्गुमेंट्स के स्ट्रॉन्ग होने की बात की गई है कि कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है और गिवन है स्टेटमेंट यहाँ एक्चुअली में क्वेश्चन है। तो ये हम देख सकते हैं क्वेश्चन स्टेम पढ़ के कि बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन टाइप वाला ये क्वेश्चन हमें फील हो रहा है। तो अगर स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन है तो हमें सबसे पहले इसमें कंक्लूजन भी खोजना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और खोजते हैं कि कंक्लूजन क्या है। स्टेटमेंट कहता है शुड द कंजम्पशन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स बी बैंड इन इंडिया, मतलब कि क्या भारत में एरेटेड ड्रिंक्स मतलब कोका कोला, थम्स अप और ये जिसमें भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, क्या इनका कंजम्पशन बैन कर देना चाहिए भारत में। और उसके आर्गुमेंट्स क्या दिए हुए हैं, हाँ ऐसा ऐसा है इसलिए,
नहीं ऐसा ऐसा है इसलिए नहीं बैन करना चाहिए। सिमिलरली इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं। तो हमारा कंक्लूजन ये हो जाएगा कि अगर पहला वाला आर्गुमेंट पढ़ें तो ये कहना चाहता है यस द कंजम्पशन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स शुड बी बैंड इन इंडिया, और फिर उसका रीजन दिया है कि ऐसा ऐसा है। तो ये हमारे एक तरह से अगर मैं इसको लिखूं तो हमारा कंक्लूजन ये है कि यस या नो द कंजम्पशन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स should be banned in India। ये हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। डिपेंडिंग कि कौन सा आर्गुमेंट पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम यहाँ फिल कर सकते हैं कि yes the consumption should be banned in India, no the consumption should not be banned in India। और प्रेमाइस सपोर्टिंग प्रेमाइस उसका ये है जो भी कॉमा के बाद दिया हुआ है। तो चलिए पहला आंसर देखते हैं। कंक्लूजन तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। पहला आर्गुमेंट कहता है yes this is the only way to reduce the risk of exposing people to some diseases। हाँ इसे बैन कर देना चाहिए कंजम्पशन को। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिसकी मदद से हम जो रिस्क है लोगों का कुछ डिसीज के लिए उसको कम कर सकते हैं, उस रिस्क को कम कर सकते हैं। ओके तो यहाँ जो ओनली वर्ड है ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड की कैटेगरी कहलाती है। याद करिए हम हमारे पहले या दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम वर्ड्स क्या क्या होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आपको डायग्राम याद हो तो ये कंक्लूजन था, ये हमारे प्रेमाइसेस होते थे, ये एजम्पशंस होता था नीचे वाला पार्ट, है ना। तो प्रेमाइस कह रहा है कि यही एकमात्र तरीका है एक्सपोज करने का, रिड्यूस करने का रिस्क को। तो प्रेमाइस तो इसने बहुत स्ट्रांग बोल दी ओनली वर्ड लगा के, लेकिन इसने इसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट नहीं दिए हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ही पूरा सही नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना छोटा कंक्लूजन का सिर्फ एक प्रेमाइस दे रहे हो और उस आधार पे कह रहे हो कि ये स्ट्रेंथन कर रहा है या वीकन कर रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या ये कह रहा है कि यही एकमात्र तरीका है, तो आगे कुछ सपोर्टिंग एविडेंस तो दो कि क्यों यही एकमात्र तरीका है और कोई क्यों तरीके नहीं हो सकते। तो बेसिकली ये स्ट्रेंथन तो कर रहा है लेकिन बहुत स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें कोई सपोर्टिंग एग्जांपल्स या और कोई सपोर्टिंग प्रेमाइस या क्लेम नहीं गिवन है। तो बेसिकली हम इसको मार्क कर सकते हैं कि स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं स्मॉल एस से करते हैं, ठीक है, कि स्ट्रेंथन कर रहा है लेकिन बहुत नहीं कर रहा है। अब ये आंसर हो सकता है, अभी देखते हैं। सेकंड, नो ईच इंडिविजुअल शुड हैव राइट टू चूज व्हाट ही वांट्स। नो द कंजम्पशन शुड नॉट बी बैंड। रीजन क्या दे रहा है कि हर इंडिविजुअल हैज राइट टू चूज व्हाट ही वांट्स। यहां पे भी शुड हैव राइट, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। तो ये भी इसको स्ट्रांगली स्ट्रेंथन कर रही है कि नहीं कंजम्पशन बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अधिकार है क्या वो पीना चाहता है या क्या नहीं। तो ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है। देखिए इसमें एक्सटर्नल हमको कोई सपोर्टिंग आर्गुमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप ही बता रहा है कि ईच इंडिविजुअल हैज राइट टू चूज व्हाट ही वांट्स। आपको इसके सपोर्टिंग में और कुछ नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये सेल्फ सफिशिएंट प्रेमाइस है, तो ये स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है। इसको मार्क करके रख लेते हैं और देखते हैं। थर्ड, नो देयर इज नो कंफर्म्ड एविडेंस दैट सच प्रोडक्ट्स हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। ये भी स्ट्रांग लग रहा है, कह रहा है कि नो कंजम्पशन शुड नॉट बी बैंड बिकॉज कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है कि इसका एडवर्स इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे। ओके, लेकिन जब ये कह रहा है कि कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है, तो क्या इसने कोई और सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस दिया है? सिर्फ इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे कह रहा है कि कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है। क्या इसने और कुछ बताया कि क्यों कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है, या क्या इसने किया था कि एविडेंस नहीं निकल के आएगा? ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथन कर रहा है बट ये बहुत कम कर रहा है।
अगर मैं इसको डिनोट करूँ स्ट्रेंथ से, तो ये बेसिकली बहुत कम कर रहा है, इससे ज़्यादा तो ये कर रहा था, ठीक है। ये स्ट्रेंथन कर रहा है, लेकिन इसमें आपको और सब्सटेंशिएट करना होगा। चौथा आंसर पढ़ते हैं। यस, इट इज बैंड इन मेनी कंट्रीज ऑल्सो। यस, द कंजम्पशन शुड बी बैंड बिकॉज इट इज बैंड इन मेनी कंट्रीज। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि हाँ, इसको बैन करो क्योंकि और भी कंट्रीज में बैंड है। तो ये तो स्ट्रांग नहीं है ना, बाकी कंट्रीज की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, आपकी अलग है। तो जस्ट बिकॉज कि उनके यहाँ बैंड है, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी बैंड करो। तो ये तो नहीं कर रहा। तो हम ये श्योर हैं कि ये स्ट्रेंथन कर रहा है और ये स्ट्रेंथन बिल्कुल नहीं कर रहा है या वीकन कर रहा है समहाउ। तो अब आंसर चॉइसेस पे देखते हैं। कह रहा है ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग ना, 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये हो सकता है हमारा आंसर चॉइस। तीसरा कह रहा है ओनली थर्ड इज स्ट्रॉन्ग, ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता। चौथा कह रहा है 1 and 4 आर स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट एंड 4, ये भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों नहीं हो सकते। कह रहा ऑल आर स्ट्रॉन्ग, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि फोर्थ नहीं है। अभी मैंने देखा था सिर्फ 1 स्ट्रॉन्ग, तो इसमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। तो हमारे पास एक ही आंसर चॉइस बचा कि फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कि हमारा आंसर चॉइस हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप गूगल करेंगे, बहुत जगह आंसर चॉइस सी दिया होगा कि यस देयर इज नो कंफर्म्ड एविडेंस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और इस वजह से इसका आंसर चॉइस सी होना चाहिए। लेकिन अगर हम बेसिक्स पे जाएं कि कोई आर्गुमेंट क्या होता है, उसको स्ट्रेंथन करने वाले प्रेमाइसेस क्या होते हैं, अगर हम बेसिक्स पे जाएं तो इससे पता लगता है कि यार जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें उसी के कॉन्टेक्स्ट में रहना होता है, हमें एक्सटर्नल नॉलेज नहीं लगानी होती है। जो भी गिवन है उसी से आप आर्ग्यू कर सकते हो कि क्या ये वीक बना रहा है या स्ट्रांग बना रहा है, और ये सब जो स्ट्रांग या वीक है रिलेटिव है एक दूसरे के। तो इस हिसाब से ये तीनों स्ट्रांग थे, मतलब स्ट्रेंथन कर रहे थे, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। ये जैसे बहुत ज्यादा आपको कर रहा था। तो जब भी कभी इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस मिले तो एक चीज समझिए कि आपको एक्सटर्नल नॉलेज नहीं लगानी होती है, ठीक है। जो जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है उसी कॉन्टेक्स्ट में ही कोशिश करिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही करिए कि क्या ये स्ट्रेंथन कर रहा है, क्या ये वीकन कर रहा है। अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथन कैसे कर सकता है कोई भी आर्गुमेंट, या तो एक एक्स्ट्रा प्रेमाइस आ जाए, या कोई प्रेमाइस वीक हो उसको हम दूसरे प्रेमाइस से स्ट्रॉन्गन कर दें, कोई assumptions हो उसको वैलिडेट कर दें। इस तरीके से कंक्लूजन वीकेंड होता है। अब चूंकि ये स्टेटमेंट ही मतलब एक ही प्रेमाइस दे रहे हो, आप उसके बेसिस पे कह रहे हो कि ये स्ट्रेंथन कर रहा है, वीकेंड कर रहा है, तो ये सही टाइप नहीं है क्वेश्चन का। लेकिन अगर इसको सही आंसर चूज करना हो तो फर्स्ट और सेकंड ये वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं जो SBI PO की सैंपल बुकलेट है उसमें है, और कई जगह सैंपल बुकलेट्स में ये सेम क्वेश्चन है। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग का तो नहीं है, बट ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कहता है सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, ठीक। सत्यप्रिया इज अ लीडर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस डायरेक्टली फॉलो फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स। अगर आपको याद हो तो इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया था अपने पुराने वीडियोस में। इन्फ्लुएंसेस वो होते हैं कि गिवन अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक ABCD, इनमें से क्या डायरेक्टली आप इन्फर कर सकते हो, मतलब क्या हमेशा ट्रुथ होगा, ठीक है। तो वो हम कोशिश करते हैं। देखिए सम टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हमें वेन डायग्राम और केसेस बना के करने में बड़ी हेल्प मिलती है। सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, ठीक है, सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट। तो अगर ये लीडर्स का सेट है तो डिसऑनेस्ट का सेट ऐसा हो सकता है, ठीक है। सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, सम की मीनिंग क्या होती है कि एटलीस्ट वन होना चाहिए। अगर पीपल की बात हो रही है तो कम से कम एक इंसान ऐसा होना चाहिए लीडर्स में जो डिसऑनेस्ट हो। तो इसको एक ऐसे तरीके से दिखाया जा सकता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि अगर ये लीडर्स का सेट है
तो जो डिसऑनेस्ट है इसके अंदर कंप्लीटली लाई करता हूं, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर ये लीडर्स का सेट है तो ये डिसऑनेस्ट का सेट है, तो मतलब कि डिसऑनेस्ट के सेट में ही सारे लीडर्स हैं, तो एटलीस्ट एक लीडर ऐसा तो है जो डिसऑनेस्ट है। इनफैक्ट सारे लीडर्स भी हो सकते हैं, इसकी ये मीनिंग हुई है सम की। सम मतलब एटलीस्ट एक है, तो एटलीस्ट एक है इसका मतलब मैक्सिमम सब हो सकते हैं, तो सारे के सारे डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, या कुछ डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, जो इन दोनों डायग्राम से हम देख सकते हैं। अब ये कह रहा है सत्यप्रिया इज अ लीडर, सत्यप्रिया इस कैटेगरी को बिलोंग करती है, ठीक है। तो हम कौन से इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, पहला कहता है सत्यप्रिया इज ऑनेस्ट, सत्यप्रिया लीडर है हाँ, तो ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट की कैटेगरी। तो इतना तो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज यूनिवर्सल सेट है, तो अगर हम किसी को कहते हैं कि ये डिसऑनेस्ट वाला सेट है, तो जो बाकी बचेगा वो अपने आप ऑनेस्ट वाला सेट कहलाता है, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट को छोड़ के जो सब होगा वो ऑनेस्ट की कैटेगरी होगी। तो पहला कहता है सत्यप्रिया इज ऑनेस्ट। तो हम पहला अगर केस चेक करें, सत्यप्रिया लीडर है, तो सत्यप्रिया ऑनेस्ट हो सकती है, हाँ हो सकती है अगर इस कैटेगरी में आई तो। लेकिन सत्यप्रिया अगर इस कैटेगरी में है तो डिसऑनेस्ट भी है। लेकिन इन्फ्रेंस की, जब कोई चीज कहते हैं इन्फ्रेंस, तो मतलब वो चीज डिड्यूस होके आई और वो ऑलवेज ट्रू होगी। तो क्या ऐसा है कि सत्यप्रिया इज ऑनेस्ट ऑलवेज ट्रू होगा? इस कैटेगरी में आ गई तो नहीं होगा। सिमिलरली अगर इस कैटेगरी में आ गई तो नहीं होगा, इस कैटेगरी में आ गई तो नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होगी, ठीक है। सत्यप्रिया इज ऑनेस्ट हमेशा ट्रू नहीं होगा, अगर इस कैटेगरी में आ गई इस कारण से, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सत्यप्रिया इज डिसऑनेस्ट। क्या ये हमेशा ट्रू होगा कि सत्यप्रिया डिसऑनेस्ट हो? देखिए, अभी हमने देखा कि अगर वो इस कैटेगरी में आती है तो डिसऑनेस्ट है, लेकिन इस कैटेगरी में आ गई तो ऑनेस्ट हो जाएगी। तो अगेन ये इसी कैटेगरी से प्रूफ हो गया कि हमेशा डिसऑनेस्ट हो ये भी जरूरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सम लीडर्स आर ऑनेस्ट। अभी हमने कहा कि सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, तो सम लीडर्स आर ऑनेस्ट ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हमने प्रूफ किया कि कम से कम एक लीडर डिसऑनेस्ट है, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि सारे के सारे लीडर्स डिसऑनेस्ट हो जाए, ठीक है। तो फिर ये कहना कि सम लीडर्स आर ऑनेस्ट तो गलत है ना, जैसे यही देख लीजिए इस केस से, तो ये भी नहीं होगा। लीडर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है कि लीडर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट, मतलब कहना चाहता है कि लीडर्स आर डिसऑनेस्ट। तो हमने देखा सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, जब लीडर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट कहना चाह रहा है तो इसका मतलब आप इसको ऐसे ले सकते हैं, जनरली हटा के समझिए लीडर्स आर डिसऑनेस्ट। अभी हमने देखा कि लीडर्स आर डिसऑनेस्ट ट्रू हो सकता है इस केस में, लेकिन इन दोनों केसेस से हम देख सकते हैं कि लीडर्स ऑनेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो अगर 4 गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन इस स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं। ये कहता है सत्यप्रिया इज समटाइम्स डिसऑनेस्ट, मतलब सत्यप्रिया कभी कभी डिसऑनेस्ट है, या ये कह सकते हैं कि सत्यप्रिया मे बी डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा था कि सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, सत्यप्रिया इज अ लीडर, तो सत्यप्रिया मे बी डिसऑनेस्ट, हाँ ये सही बात है। यहाँ एक चीज समझने की बात है कि जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उसने इस चीज को ध्यान नहीं रखा कि समटाइम्स का मतलब ऐसा होता है, मतलब जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं तो ये हमेशा ट्रू माना जाता है कि डिसऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज डिसऑनेस्ट है कल ऑनेस्ट हो गए, मतलब कोई स्विच नहीं होता। ये अगर डिसऑनेस्ट अगर आप किसी पर्सन को कहते हैं तो मतलब वो हमेशा ही डिसऑनेस्ट है। यहाँ ऑथर मोस्ट प्रॉबेबली यही कहना चाह रहा है कि सत्यप्रिया मे बी डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये भी हमारा एसबीआई के बुकलेट में था, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
ये कहता है कि इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन 2 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन 1 and 2. ठीक है, consider the 2 statements together and then decide which of the following conclusion logically follows from the given 2 statements. मतलब क्वेश्चन है कि उसके 2 स्टेटमेंट्स दे रहेंगे और 2 कंक्लूजन दिए हैं. अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि क्या कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, 2 फॉलो करता है, दोनों फॉलो करते हैं, कोई फॉलो नहीं करता या इधर और है. ठीक है, तो ये भी अगेन सेट टाइप वाला क्वेश्चन है, सम ऑल. तो हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे. पहला कहता है ऑल मशीन्स आर विंडोज. ठीक है, ऑल, इसको हम बना लेते हैं कि मशीन्स और विंडोज. ठीक है, ऑल मशीन्स आर विंडोज, सारी की सारी मशीन्स विंडोज हैं. दूसरा क्या कहता है ऑल विंडोज आर क्लोज्ड, मतलब ऑल विंडोज आर क्लोज्ड. ठीक है, ऐसे बना लेते हैं ऑल विंडोज आर क्लोज्ड. अब क्या कह रहा है, ऑल मशीन्स आर क्लोज्ड, क्या सारी मशीन्स क्लोज्ड हैं? हाँ है, तो ये ट्रू है. दूसरा कह रहा है ऑल क्लाउड्स आर मशीन्स, क्या सारे क्लाउड मशीन्स हैं? तो ये वाले क्लाउड्स तो मशीन है, लेकिन ये क्लाउड्स तो मशीन के अंदर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया. बस अब देख लेते हैं इसमें कौन सा सही. नन फॉलो, ओनली वन फॉलोज, हाँ ये सही है. बोथ ना 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 ना. ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन था. तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरा क्वेश्चन.